हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप देखने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, और उसमें हम देखेंगे आदिकाल प्रकरण 1 जो कि सामान्य परिचय है। इसमें क्या क्या चीज़ें इन्होंने इंक्लूड किया है उस बारे में भी देखेंगे, क्योंकि इनका जो साहित्य का इतिहास है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे प्रश्न लगभग टीजीटी, पीजीटी एग्जाम, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट सभी में पूछे जाते हैं। तो इसमें हम देखेंगे आदिकाल प्रकरण 1 सामान्य परिचय में कि क्या क्या इन्होंने इसके अंदर रखा है। जैसे हिंदी साहित्य का आविर्भाव काल रखा है, प्राकृताभास हिंदी के सबसे पुराने पद्य, आदिकाल की अवधि क्या है, इस काल के आरंभ की अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति क्या है, रासों की प्रबंध परंपरा के बारे में भी बताया है, और इस काल के साहित्य सामग्री पर विचार किया है। अपभ्रंश परंपरा कैसे शुरू हुई ये भी बताया, और देसी भाषा के विषय में। तो इन्होंने इतनी चीज़ों को इसमें बताया है क्योंकि हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा और जहाँ भी इम्पोर्टेंट तथ्य है उसे हाईलाइट कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली लाइन ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। कि हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है? प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से, जब प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था चल रही थी उस समय से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव यानी प्रारंभ माना जा सकता है। इम्पोर्टेंट लाइन है, उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, गाथा शब्द कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दोहा कहने से अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। यहाँ कहा जा रहा है कि अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता जो है वो तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। इसकी जो रचना मिली है वह विक्रम की 7वीं शताब्दी में मिली है, और जो कि योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचना है। मुंज और भोज के समय संवत 1050 के लगभग तो ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है। मुंज और भोज के समय की बात हो रही है कि शुद्ध साहित्य या काव्य रचना में अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार मिलता है। अतः हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर 1375 तक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हम्मीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। समय भी दे दिया गया और कब से कब तक माना जा सकता है, यह भी। आदिकाल संवत 1050 से शुक्ल जी ने माना है संवत 1375 तक, और
यह महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक यानी कुछ बाद तक माना जा सकता है। यद्यपि जनश्रुति इस काल का आरंभ और पीछे ले जाती है, मीन्स जो लोक व्यवहार में हम सुनते आते हैं वो और बाद तक बताती है। और संवत 770 में भोज के पूर्व पुरुष राजा मान के सभासद पुष्य नामक किसी बंदी जन का दोहों में एक अलंकार ग्रंथ लिखना बताती है। यानी ये जनश्रुति जो लोगों के द्वारा सुनी गई रहती है, जिसका लिखित रूप नहीं होता है, वो उसमें बताया जाता है कि संवत 770 में भोज के पूर्व पुरुष राजा मान के सभासद पुष्य नामक किसी बंदी जन का दोहों में एक अलंकार ग्रंथ लिखना बताती है। और शिव सिंह सरोज पर इसका शिव सिंह सरोज में भी इसका कहीं कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं। इस ग्रंथ का जिसके बारे में बताया जा रहा है कि पुष्य नामक किसी बंदी जन का दोहों में एक अलंकार ग्रंथ लिखा गया है, उसका कोई प्रमाण लेकिन उपलब्ध नहीं। ये क्या है? ये जनश्रुति है, लोगों के द्वारा कहा जा रहा है, लेकिन उसका कुछ लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है। आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच प्रथम 150 वर्ष के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता। शुक्ल जी बता रहे हैं कि आदिकाल में लगभग 150 वर्ष तक किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है कि आदिकाल में किन किन विषयों पर रचनाएं मिली हैं। तो धर्म की मिली है, नीति की मिली है, श्रृंगार की और वीर की। ये सभी रचनाएं किसमें हैं? दोहों में हैं। इस अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब से मुसलमानों की चढ़ाइयों का प्रारंभ होता है, तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप में बधी हुई पाते हैं। राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रम पूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा। देखिए यहाँ पर यह भी पता चल रहा है कि वीर गाथा काल शुक्ल जी ने क्यों कहा। तो क्यों कहा? राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसमें क्या सुनाते थे? वो आश्रयदाता राजाओं के पराक्रम पूर्ण चरित्रों और गाथाओं का वर्णन करते थे। और ये प्रबंध परंपरा जो थी वो रासों के नाम से विख्यात थी, और इसे ही लक्ष्य करके शुक्ल जी ने इस काल को, आदिकाल को वीर गाथा काल कहा। दूसरी बात इस आदिकाल के संबंध में ध्यान देने की यह है कि इस काल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त है उसमें कुछ तो असंदिग्ध है और कुछ संदिग्ध है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ तो असंदिग्ध हैं, मीन्स कुछ विचार योग्य नहीं है, कुछ लगती है कि ये एकदम झूठा है, और कुछ लगता है कि नहीं इसमें सच्चाई है। असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त है उसकी भाषा अपभ्रंश अर्थात प्राकृताभास, प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध हिंदी है। जो असंदिग्ध साहित्यिक रचना प्राप्त हुई है उसकी भाषा कैसी है? अपभ्रंश है, अर्थात प्राकृताभास, जो कि प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध है, ऐसी हिंदी है। इस अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी का अभिप्राय यह है कि यह उस समय की ठीक बोलचाल की भाषा नहीं है। उस समय की ये बोलचाल की भाषा नहीं है अपभ्रंश।
जिसे प्राकृताभास बताया जा रहा है वो देश भाषा नहीं है, बोलचाल की भाषा नहीं। जिस समय की इसकी रचनाएं मिलती हैं यह उस समय के कवियों की भाषा है। कवियों ने काव्य परंपरा के अनुसार साहित्यिक प्राकृत के पुराने शब्द तो लिए ही हैं, जैसे पीछे की हिंदी में तत्सम संस्कृत शब्द लिए जाने लगे। जैसे बाद में अपभ्रंश के बाद जब हिंदी में लिखा जाने लगा तो उसमें संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग होने लगा। विभक्तियाँ, कारक चिन्ह, क्रियाओं के रूप आदि भी बहुत कुछ अपने समय से कई सौ वर्ष पुराने रखे हैं। बोलचाल की भाषा घिस घिसाकर बिल्कुल जिस रूप में आ गई थी सारा वही रूप ना लेकर कवि और चारण आदि भाषा का बहुत कुछ वह रूप व्यवहार में लाते थे जो उनसे कई सौ वर्ष पहले से कवि परंपरा रखती चली आती थी। तो इसमें बताया जा रहा है कि जैसे हिंदी जो थी उसमें बाद में जब हिंदी में लिखा जाने लगा, अपभ्रंश प्राकृतिक को छोड़कर जब हिंदी में लिखा जाने लगा तब संस्कृत निष्ठ जिस प्रकार से शब्दों का प्रयोग हो रहा था उसी प्रकार जब अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी में लिखा जा रहा था साहित्यिक रचनाएं, उस समय जो देश भाषा थे उसके शब्द भी कुछ कुछ प्रयोग किए जा रहे थे, जो कि अपभ्रंश जो है हमारी वो जब रचनाएं उसकी लिखी जा रही थी तो वो बोलचाल की भाषा में नहीं थी, यानी वो देश भाषा का रूप नहीं थी। देश भाषा के विषय में हम इसी में पढ़ेंगे आदिकाल में ही और आगे पढ़ेंगे। अपभ्रंश हमारी कहा जा सकता है कि उस समय आदिकाल के समय साहित्यिक भाषा थी। जैसे अभी कहीं कहीं अवधी बोलचाल है, कहीं कहीं भोजपुरी है, कहीं कहीं कुछ और लैंग्वेज अपने हैं, मराठी, गुजराती, इस प्रकार से। पर शुद्ध हिंदी में साहित्य लिखना ये उस समय के अपभ्रंश लिखने के जैसा है। आगे है अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वह उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। वही बात जो भी हमने डिस्कस किया वही बात है। विक्रम की 14वीं शताब्दी के मध्य में एक और तो पुरानी परंपरा के कोई कवि संभवतः सारंगधर हम्मीर की वीरता का वर्णन ऐसी भाषा में कर रहे थे। देखिए, सारंगधर ने हम्मीर की वीरता का वर्णन वैसी भाषा में कर रहे थे 14वीं शताब्दी के मध्य में। चलिए वीर हम्मीर पाभर मेड़ कंपय दिगमगढ़ अंधार धूल सुररह आच्छाई। ये किसने लिखा है? ये है सारंगधर की पंक्ति जो कि 14वीं शताब्दी में लिखी गई है। चलिए वीर हम्मीर पाभर मेड़ कंपय दिगमगढ़ अंधार धूल सुररह आच्छाई। और दूसरी ओर क्या, खुसरो मियाँ दिल्ली में बैठे। ऐसी बोलचाल की भाषा में पहेलियाँ और मुकरियाँ कह रहे थे। अब इनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ देखते हैं। एक नार ने अचरज किया सांप मार पिंजड़े में दिया। ये इनकी पहेली है। आगे है, एक नार ने अचरज किया सांप मार पिंजड़े में दिया, ज्यों ज्यों सांप ताल को खाए सूखे ताल सांप मर जाए। इस प्रकार से इनकी ये पहेली थी और जिसका अर्थ होता है दिया या दीपक, जो कि अभी आप दिवाली में जलाएंगे। उसी दीपक की बात की जा रही है कि एक नार ने अचरज किया सांप मार पिंजड़े में दिया, ज्यों ज्यों सांप ताल को खाए सूखे ताल सांप मर जाए। इस प्रकार 15वीं शताब्दी में एक और तो विद्यापति बोलचाल की मैथिली के अतिरिक्त इस प्रकार की प्राकृताभास पुरानी काव्य भाषा भी बनते रहे। ये विद्यापति के विषय में कहा जा रहा है कि वो विद्यापति कहाँ के थे? बिहार के थे। उनकी भाषा मैथिली थी।
और ये इसके अतिरिक्त मैथिली के अतिरिक्त प्राकृताभास पुरानी काव्य भाषा भी बनते रहे। इन्होंने औहट्ट में भी लिखा है। विद्यापति का ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना है आपको कि बालचंद बिजावई भाषा दुह नहीं घघ दुज्जन हासा। और क्या कह रहे हैं, बालचंद बिजावई भाषा दुह नहीं घघ दुज्जन हासा। और दूसरी ओर कबीरदास अपनी अटपटी बानी इस बोली में सुना रहे थे। कबीरदास जी का क्या है कि अगिन जो लागी नीर में कंदो जलिया झारी, उत्तर दक्षिण के पंडिता रहे विचार विचार। तो ये क्या कह रहे हैं, अगिन जो लागी नीर में कंदो जलिया झारी, उत्तर दक्षिण के पंडिता रहे विचार विचार। अब देखिए 14वीं शताब्दी में किसके विषय में बात हो रही है कि विक्रम की 14वीं शताब्दी में एक और तो पुरानी परंपरा के सारंगधर ये हम्मीर की वीरता का वर्णन कर रहे थे, और 14वीं शताब्दी में ही खुसरो मियाँ दिल्ली में बैठी अपने पहेलियाँ और मुकरियाँ कह रहे थे। और इसके बाद दूसरी ओर क्या है, 15वीं शताब्दी में, तो 14वीं शताब्दी की बात रही, 15वीं शताब्दी में विद्यापति जो हैं वो कह रहे हैं और कबीरदास अपनी अटपटी बानी सुना रहे हैं। तो इस प्रकार ये रही बात अपभ्रंश और उससे मिलती जुलती भाषाओं में कैसे, देश भाषाओं में किस प्रकार से रचनाएं होती रही। सारांश यह है, इतना जितना हमने पढ़ा उसका सारांश यह है कि अपभ्रंश की यह परंपरा विक्रम की 15वीं शताब्दी के मध्य तक चलती रही। एक ही कवि विद्यापति ने दो प्रकार की भाषा का व्यवहार किया है, पुरानी अपभ्रंश भाषा का और बोलचाल की देसी भाषा का, जो कि इनके यहाँ बोलचाल की देसी भाषा मैथिली थी। इन दोनों भाषाओं का भेद विद्यापति ने स्पष्ट रूप से सूचित किया है। जैसे देखिए इन्होंने क्या कहा, देसिल बना सबजन मिठा ते तैसन जपो औहट्टा। विद्यापति की भाषा इन्होंने औहट्ट में भी लिखा है। तो ये क्या कह रहे हैं कि देसिल बना सबजन मिठा ते तैसन जपो औहट्टा। इस प्रकार से पंक्तियाँ भी एग्जाम में पूछ ली जाती हैं कि ये पंक्ति किसकी है, तो आपको ध्यान रखकर चलना है, ध्यान से देखते हुए चलना है, जिससे उससे कुछ परिचय आपका हो जाए और जब एग्ज़ाम में आप उस पंक्ति को देखें तो आसानी से आपको पता चल सके कि किसकी पंक्ति है ये। इन्होंने इसका अर्थ बताया है कि अर्थात देसी भाषा या बोलचाल की भाषा सबको मीठी लगती है, इससे वैसा ही अपभ्रंश देसी भाषा मिला हुआ। मैं कहता हूँ विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देसी भाषा कहा। अपभ्रंश से भिन्न जो बोलचाल की भाषा है उसे इन्होंने विद्यापति ने देसी भाषा कहा। अतः हम भी इसी अर्थ में इस शब्द का प्रयोग करेंगे, कहीं कहीं आवश्यकता अनुसार। इस आदिकाल के प्रकरण में पहले हम अपभ्रंश की रचनाओं का संक्षिप्त उल्लेख करके तब देसी भाषाओं का वर्णन करेंगे। आगे ये हम नेक्स्ट प्रकरण में देखेंगे। तो इस प्रकार से हमने इसमें देखा कि क्या क्या हमने इसमें देखा है। सबसे पहले हमने देखा हिंदी साहित्य का आविर्भाव काल और प्राकृताभास हिंदी के सबसे पुराना पद्य क्या था, आदिकाल की अवधि कब से कब तक थी और इस काल के आरंभ की निर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति क्या थी, रासों की प्रबंध परंपरा कैसी थी। इस काल के साहित्य सामग्री पर भी विचार किया गया। अपभ्रंश परंपरा और देसी भाषा के विषय में भी हम लोगों ने जाना। तो इससे संबंधित आपको जो भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। आगे हम देखने वाले हैं प्रकरण 2।